नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 8 साल पूरे हो गए और इसी उपलक्ष्य में 11 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी है कि इन 8 सालों के विकास कार्यों की पूरी जानकारी, जो पूरा लेखा जोखा है, वो रखा जाएगा जनता के समक्ष। सीएम योगी कुछ अहम घोषणाएं भी आज कर सकते हैं। तो 8 साल पूरे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को आए हुए सत्ता में, और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के 8 सालों के विकास कार्यों की जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। बता दें आपको कि सीएम योगी कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। साल 2017 में योगी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, और अब 2025 8 साल पूरे हो चुके हैं। 2027 में फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले 8 साल क्योंकि पूरे हुए हैं, तो इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आज सुबह 11 बजे, और तमाम जानकारियां इन बीते 8 सालों की रखेंगे जनता के समक्ष। लखनऊ में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की। ये बैठक आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हुई है, जिसमें प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की, और इस बैठक में प्रदेश के 75 जिलों के पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी और जिलाधिकारी वर्चुअली जुड़े। वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार समेत और शीर्ष अधिकारी और मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस नवरात्रि और ईद जैसे त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से समझौता न हो। सीएम योगी ने बैठक में त्योहारों के दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही। साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखने और अफवाहों को रोकने के लिए भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए। ये बैठक सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन के एजेंडे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। लखनऊ से शुरू हुई ये समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का संदेश दे रही है। त्योहारों के मौसम में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर भी रहे। इस दौरान सीएम योगी ने शहर के विकास कार्यों का जायजा लिया और बिठूर महोत्सव के समापन में हिस्सा भी लिया। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कई बैठकें की। सबसे पहले सीएम योगी चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 7 किलोमीटर के नए रूट पर मेट्रो शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और वहां चल रहे कामों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने सरसैया घाट के नवीन सभागार में करीब 2.5 घंटे की समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में सीएम योगी ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के विकास और कानून व्यवस्था पर गहन मंथन किया। इस दौरे के दौरान सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। बिठूर महोत्सव में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कलाकारों को सम्मानित किया और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उद्यमियों को ऋण और नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा भारतवासियों को पुनः दी है। याद करिए, गंगा एक्शन प्लान 1986 में बनी, लेकिन 2014 तक आते आते मां गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। प्रदूषण का आलम यह था कि गंगा नदी में जलीय जीव नष्ट हो गए थे। उस समय तमाम प्रश्न खड़े होते थे, और आज मैं कह सकता हूं, महाकुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता को प्रदर्शित करता है
प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सपना देखा था गंगा मैया के लिए, आज महाकुंभ की सफलता उसके साथ जुड़ करके और नई ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाई है। गंगा नदी में अब फिर से जलीय जीव दिखाई देने लग गए हैं, डॉल्फिन फिर से दिखाई दे रही है। अब अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें हो रहे हैं। यह अपनी विरासत के प्रति हमारे अंतःकरण को प्रस्तुत करता है। अगर विरासत और विकास की जिसने भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने हम सबको दिया है, आज उसका साकार स्वरूप हम सबको हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये वही स्वरूप है जो नए भारत के रूप में हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और बिठूर महोत्सव उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही है। यहां पर पौराणिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर और यहाँ की उद्यमिता को नष्ट कर दिया। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर को भी, कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। बहरहाल कानपुर में सीएम योगी का ये दौरा विकास और संस्कृति के संगम का गवाह बना। मेट्रो और कन्वेंशन सेंटर जैसे प्रोजेक्ट से शहर की तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं बिठूर महोत्सव ने सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान दिया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर आगरा से आ रही है, जहां आगरा में यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन ने सेमिनार का आयोजन किया। 45वें रबी ऑल इंडिया तिलहन सेमिनार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से आए तिलहन व्यवसायियों को संबोधित भी किया। रिपोर्ट देखिए। आगरा के ताज कन्वेंशन सेंटर में 45वें रबी ऑल इंडिया तिलहन सेमिनार का आगाज हुआ। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिलहन उत्पादन और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों और ऑयल प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलकर काम करना होगा। कराता है, रिसर्च कराता है और
रिसर्च इनोवेशन कराने के बाद जो सारा खर्चा है वो दवा कंपनी या वो कंपनी के प्रोडक्ट वाले देते हैं, और उससे जो रिसर्च निकलता है, उसका जो परिणाम निकलता है, उसके आधार पर दुनिया के अंदर हम मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम अगर हमारे किसान बेहतर तरीके का तिलहन उत्पादन करने लगेंगे, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, उसकी क्वालिटी जिससे तेल ज्यादा निकले, उसकी खेती की नई आधुनिक तकनीकी, ताकि उसका खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा और तेल की क्वालिटी बेहतर निकले, इसके लिए भी तिलहन उत्पादन वालों को ही काम करना पड़ेगा। किसान इसके लिए रिसर्च नहीं कर सकता। जो भी आपकी आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको कुछ गांव के अंदर, कुछ इलाके के अंदर कुछ किसानों को प्रगतिशील किसान बनाना पड़ेगा। जब किसान जमीन में खेती करके ज्यादा उत्पादन, ज्यादा बेटर क्वालिटी का करने लगेंगे, तो अन्य गांव का लोग भी उसको देखकर अपने परंपरागत खेती के तरीकों को परिवर्तन होंगे। इसके लिए आप यहाँ पर अध्ययन करें। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ, उनके साथ आपकी चर्चा करूंगा, फिर प्रगतिशील किसान अपन बैठे और किस तरीके से उस प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम किसान की आमदनी भी बढ़ा सके और हमारे तेल उत्पादन करने वाले लोगों को भी यहाँ पर ही अपनी खपत का माल बिकने लगे और दुनिया से उनको आयात न करना पड़े। हम दुनिया के आयात करने वाले बने, हमारा ही तेल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेल है, ये हमें साबित करने की आवश्यकता है। ओम बिरला ने बेहतर रिसर्च और तिलहन की उन्नत किस्मों के उत्पादन की जरूरत बताई। वहीं ऑयल मिलर्स एसोसिएशन और कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में आगे आना चाहिए। साथ ही देश की अपार क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि तिलहन का अधिक उत्पादन कर भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बने, से जो चुनौतियां हैं उसके समाधान हम करेंगे। अब आपका शिष्टमंडल आए, सरकार के स्तर पर हम चर्चा करेंगे और कैसे उन चुनौतियों का समाधान निकल सके, ताकि आने वाले समय के अंदर हर व्यापारी उद्योगपतियों को, अगर हम देश के अंदर बदलते परिवेश के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज दें, उनकी चुनौतियों का समाधान करें, तो वो और उत्पादन को बढ़ाएंगे। इंडस्ट्री लोड लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना, भारत को विकसित बनाना है, तो सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को सामूहिकता से काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। और इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में तिलहन व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच होने वाला मंथन भारत को आत्मनिर्भरता की राह दिखाएगा। इस सेमिनार में 1200 से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं, जो तिलहन क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आगरा का ये सेमिनार तिलहन उद्योग के लिए एक नई दिशा तय करने का मंच बन गया है। ओम बिरला के संबोधन ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूती दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये विमर्श कितनी जल्दी धरातल पर उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं लखनऊ में फिट इंडिया संडे मूवमेंट का जोरदार आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस खास मौके पर साइकिल यात्रा को रवाना किया और खुद भी इस यात्रा में साइकिल चलाई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार की सुबह फिटनेस का एक नया रंग देखने को मिला। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से यहां आयोजित फिट इंडिया संडे मूवमेंट में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे। मरीन ड्राइव से शुरू हुई साइकिल यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश का हर युवा और बुजुर्ग खुद को फिट रखने के लिए साइकिलिंग को अपना रहा है। ये यात्रा मरीन ड्राइव से 1090 चौराहे तक गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। साइकिलिंग से फ्यूल की बचत होती है और हमारा विदेशी हुडियामन भी बचता है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। इस पहल का मकसद लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय मंत्री ने इसे एक जन आंदोलन बताया जो देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लखनऊ की ये साइकिल यात्रा न सिर्फ फिटनेस की अलग जगह रही है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैला रही है। केंद्र और राज्य सरकार की इस मुहिम से लोग अब हर रविवार को साइकिल के साथ फिट इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वही संसद में बीते दिनों वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर हंगामा देखने को मिला। ये विधेयक 1955 के वक्फ कानून में बदलाव लाने के लिए पेश किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना और महिलाओं को इन बोर्डों में शामिल करना है। लेकिन इस बिल को लेकर सियासी दलों में तीखी जंग छिड़ गई है। रिपोर्ट में देखिए। संसद में हाल ही में पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक अब चर्चा का केंद्र बन गया है। केंद्र सरकार ने दावा किया कि ये कदम मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठी मांगों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इस विधेयक को कैबिनेट ने समीक्षा के बाद मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों के उन अधिकारों को खत्म करना है जो बिना सत्यापन के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की छूट देते हैं। जेपीसी की रिपोर्ट पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस जारी है। सरकार इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस पर अपनी बात रखी और कहा कि एक सोची समझी चाल है। जब स्पीकर साहब ने इसे जेपीसी को सौंपा तो हम सभी को बुलाया गया। ये कहीं न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वक्फ को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने, और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात-ए उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज लिए, सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इशूज को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। गरीब, पसमानदा, खवातीन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ के लिए वाकिफ की मंशा से, वक्फ की इनकम से उनको फायदा होगा। इसकी मेरिट पे नहीं बातचीत हो रही है और मुझे लगता है जिस तरह से एक दबाव जंतर मंतर बना रहे हैं, अब मिली काउंसिल कह रहे हैं आप 26 को विरोध करेगी, कहीं जमात-ए उलमा हिंद पटना में जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा मुख्यमंत्री तो उनके रोजे का एहतराम करके और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो ये सब केवल देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, जबकि उन
आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। अब जो कानून बनेगा उससे मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी घमासान जारी है। जहां सरकार इसे सुधार का रास्ता बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर आक्रामक है। अब ये देखना बाकी है कि संसद में ये विधेयक किस रूप में पास होता है और इसका असर समाज पर क्या पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां जबरन वसूली गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग के 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज थे। आरोपियों से फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। तो नोएडा में जबरन डकैती गैंग का, वसूली गैंग का जो खुलासा है वो हुआ है नोएडा से। इसके 3 देखिए आरोपी हैं, बदमाश हैं, जो कि गिरफ्तार किए हैं नोएडा पुलिस ने। फेज 2 पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्रवाई जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन 3 लोगों का नाम विष्णु, संदीप और राहुल है। यह लोग गे वीडियोस बनाकर और गे डेटिंग ऐप यूज करके संबंध बना के और उन अश्लील वीडियोस को वायरल करने के नाम पे एक्सटॉर्शन करने का काम करते हैं। 22 मार्च 2025 को थाना फेज 2 पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसने एक्सटॉर्शन की शिकायत करी और उसके द्वारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी किए गए, इसके द्वारा हमने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद एक सूचना दी कि उसके साथ जबरदस्ती इन लोगों ने पहले बातचीत करी और उसके बाद कुछ समलैंगिक वीडियो बनाए, जिसको वायरल करने के नाम पर ये लोग लगातार वादी को धमकी दे रहे थे। जब वादी ने पुलिस को सूचना दी तो इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पर 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। ये 3 लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मूल रूप से बुलंदशहर के निवासी हैं और इनके फोन में कुछ अन्य वीडियो भी ऐसे पाए गए हैं जिनकी पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। और वहीं सहारनपुर के मोरा गांव में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पिलर गिर गया। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीएम श्वेता पांडे का बयान भी आया। उन्होंने बताया कि स्थिति फिलहाल सामान्य है। तो हादसे में 2 मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जनपद सहारनपुर में थाना बड़गांव क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून हाईवे में क्रेन के द्वारा ब्रेक स्लिप हो जाने के कारण एक दुर्घटना सामने आई है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर उपस्थित है। एनएचआई के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि इसमें 2 मजदूरों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे जो ये खबर फैलाई जा रही है कि कई सारे इसमें मजदूर गिरे हैं, ऐसी कोई खबर सत्य नहीं है और मौके की क्रेन के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थिति सामान्य है मौके की। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।